नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं यतेंद्र शर्मा। बड़ौदा उपचुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। वोटिंग के लिए करीब 2 हफ्तों का समय बचा है। 3 नवंबर को बड़ौदा में वोट डाले जाएंगे, जबकि 10 नवंबर को यह साफ हो जाएगा कि बड़ौदा की जनता ने किसका साथ दिया। हालांकि काउंटडाउन के साथ ही बड़ौदा का मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। अब बड़ौदा के रण में कुल 14 उम्मीदवार हैं। नामांकन के आखिरी दिन कपूर नरवाल समेत 3 प्रत्याशियों ने पर्चा वापस ले लिया, लेकिन दिलचस्प यह है कि कपूर नरवाल ने पूर्व सीएम हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। दरअसल पहले कांग्रेस में कपूर नरवाल को ही टिकट देने की चर्चा थी, लेकिन आखिरी वक्त में कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल पर दांव खेल दिया। कपूर नरवाल के समर्थन से कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी, ये तो खैर 10 नवंबर को नतीजों के दिन साफ हो जाएगा। लेकिन गठबंधन के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त का पलड़ा भी इस बार भारी नजर आ रहा है। दरअसल 2019 विधानसभा चुनावों में योगेश्वर दत्त 37,000 से ज्यादा वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे, जबकि जेजेपी उम्मीदवार भूपेंद्र मलिक को 32,000 से ज्यादा वोट मिले थे। उस वक्त बीजेपी और जेजेपी की राहें अलग थी, लेकिन अब नजारा पूरी तरह से बदला है। दोनों ही दल एक साथ हैं। जानकारों का यही कहना है कि गठबंधन उम्मीदवार को बड़ौदा में फायदा मिलेगा। और बात इनेलो की करें तो इनेलो प्रमुख ओपी चौटाला का भी दावा है कि बड़ौदा में उनका उम्मीदवार जीतेगा। ओपी चौटाला का कहना है कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं। खैर, परिस्थितियां किसके अनुकूल हैं ये भी 10 नवंबर को साफ हो जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा। खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि 2019 विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की क्या स्थिति थी। 2019 का गणित श्री कृष्ण हुड्डा कांग्रेस की तरफ से जीते थे। 42,379 वोट उनको मिले थे। योगेश्वर दत्त बीजेपी से दूसरे नंबर पर 37,530 वोटों के साथ रहे थे। वहीं भूपेंद्र मलिक जो जेजेपी की तरफ से लड़े थे वो तीसरे नंबर पर रहे थे, 32,419। और अगर इन दोनों का जो गठबंधन है बीजेपी और जेजेपी का, अगर उनके वोट मिला दिए जाएं तो 69,949, यानी भारी भरकम वोट। पिछले टक्कर जो है, पिछले उस गणित को देखें, समीकरण को देखें तो करीब 70,000 वोट बीजेपी और जेजेपी के मिलाकर होते हैं। वहीं कांग्रेस को महज 42,379 वोट। हालांकि पिछली बार बीजेपी और कांग्रेस चुनाव लड़े थे आमने सामने और जेजेपी अलग थी, तो उसके बाद जो कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हुई थी। लेकिन अगर इन दोनों के अंतर को आप देखें गठबंधन के साथ, तो स्थिति कुछ अलग नजर होती हुई आती है। 2019 में श्री कृष्ण हुड्डा चुनाव जीते थे। कांग्रेस की तरफ से 42,379 वोट मिले थे। योगेश्वर दत्त बीजेपी से 37,530, यानी कि करीब 4,800 वोटों का अंतर था। वहीं भूपेंद्र मलिक जेजेपी की तरफ से 32,419 वोट उनको मिले थे। नरेश बीएसपी की तरफ से 3,277 वोट मिले थे। वहीं जोगिंदर आईएनएलडी की तरफ से थे। 5वें नंबर पर उस वक्त आईएनएलडी रही थी, 3,137। बहुत बुरी तरह से हार कह सकते हैं इसे आईएनएलडी की। और वहीं सत्यनारायण एलटीएसपी की तरफ से 2,381 वोट मिले थे। यह 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें इस सीट का गणित हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस को तब 42,379 वोट मिले थे और उनके उम्मीदवार जो श्री कृष्ण हुड्डा थे वो जीते थे। वहीं बीजेपी और जेजेपी दोनों अलग थे उस वक्त। आज की स्थिति में दोनों का गठबंधन है और अगर इन दोनों के वोटों को उस समय के वोटों से मिला दिया जाए तो 69,949, यानी करीब मोटे तौर पर 70,000 वोट दोनों को मिलाकर मिले थे। हालांकि दोनों अलग अलग लड़े थे। अब स्थिति क्या होगी? क्या दोनों का वोट एक दूसरे, बीजेपी को जेजेपी का वोट ट्रांसफर होगा? ये भी एक देखने लायक बात होगी, क्योंकि दावा तो यही है कि गठबंधन का फायदा बीजेपी को मिलेगा। और अगर इन दोनों के अंतर की बात करें, गठबंधन की और कांग्रेस की, तो अंतर बहुत बड़ा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। 27,570 वोटों का टक्कर है। अगर ये जेजेपी का वोट ट्रांसफर हो जाता है बीजेपी के कैंडिडेट को, तो फिर पलड़ा बीजेपी का भारी होता हुआ सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। काफी सारे फैक्टर इस चुनाव में काम करेंगे। वहीं बीजेपी का तो दावा यही है कि जब जेजेपी के साथ उसका गठबंधन हो गया है तो लड़ाई में उनके सामने कोई भी नजर नहीं आ रहा है। 2019 में क्या स्थिति थी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
और बड़ौदा उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा? आज की बड़ी बहस में हमारा सवाल यही होगा कि बड़ौदा उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा? बड़ौदा में दिखाई देगा क्या गठबंधन का असर? जो गठबंधन बीजेपी और जेजेपी का हुआ है, क्या इस उपचुनाव में उनका असर देखने को मिलेगा? क्या जेजेपी का वोट ट्रांसफर होगा बीजेपी कैंडिडेट को? और कपूर नरवाल के हटने के बाद से कांग्रेस कितनी मजबूत दिखाई दे रही है? क्योंकि कपूर नरवाल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया था, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के समझाने के बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। और बड़ौदा में इनेलो के कितनी अनुकूल हैं परिस्थितियां, क्योंकि पिछली बार के अगर गणित देखें, पिछली बार के आंकड़े देखें तो इनेलो उम्मीदवार की करारी हार हुई थी। महज 3200 या 3300 के आसपास वोट इनेलो को मिला था, लेकिन इस बार इनेलो को लगता है कि जो उपचुनाव है उसमें स्थितियां उनके अनुकूल हैं। इस तरह का दावा इनेलो की तरफ से किया जा रहा है। तो बड़ा जो सवाल हैं हमारे इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से इस बड़ी बहस में, इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और जो वोटिंग होगी 3 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 10 नवंबर को आएंगे और तब पता चलेगा कि कौन किसके दावे हवाई रह गए और किसके दावे जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दिए। लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो यहाँ पर है वो जनता की जो बुनियादी सुविधाएं जिनके लिए दावा हर राजनीतिक दल कर रहा है, वो बड़े फैक्टर के तौर पर काम करेगा। इसके साथ ही अब कांग्रेस कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त लेने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, क्योंकि उसके समर्थन में निर्दलीय उम्मीदवारों ने ऐलान कर दिया और अपना नामांकन वापस ले लिया है। लेकिन बीजेपी के साथ बड़ा फैक्टर ये भी है कि जो जेजेपी पिछली बार उसके सामने थी, जिसको 32,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, वो अब उसके साथ गठबंधन में है। तो ऐसे में बीजेपी का दावा है कि अगर बीजेपी और जेजेपी के पिछले वोटों को मिला दिया जाए तो उसके टक्कर में कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। हमारे सवाल इस बड़ी बहस में यही रहेंगे कि बड़ौदा उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा? बड़ौदा में क्या दिखाई देगा गठबंधन का असर? जो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हुआ है, क्या उसका असर देखने को मिलेगा? और कपूर नरवाल के हटने से कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है? क्योंकि पहले माना जा रहा था कि कपूर नरवाल को ही कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन आखिरी वक्त पर उनके नाम पर सहमति नहीं बनी, जिसके बाद कपूर नरवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया था। लेकिन अब कांग्रेस के नेताओं के और खासकर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के समझाने के बाद कपूर नरवाल मैदान से हट गए हैं और कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान भी कर दिया है। तो सवाल यही है कि कपूर नरवाल के हटने से कांग्रेस कितनी मजबूत होगी और इनेलो जो पिछली बार 5वें नंबर पर रही थी, इस बार उसके अनुकूल परिस्थितियां कितनी हैं? इन सवालों के साथ बड़ी बहस में आज हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, इन सवालों पर बातचीत की जाएगी। एक बड़ा पैनल इस बार बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ेगा। बड़ी बहस हमारी इन मुद्दों पर रहेगी। बड़ी बहस में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो समीकरण है वो किसकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी हमारे साथ जो पैनल है उसमें दीप कमल सारन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेजेपी की तरफ से प्रवक्ता हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर केसी मलकानिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस बड़ी बहस में। दीप कमल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गठबंधन इस बार है, पिछली बार आप दोनों की पार्टियां चुनाव अलग अलग लड़ी थी, लेकिन अगर गठबंधन की जो बात कही जाती है, कई बार ऐसा होता है कि फैक्टर काम नहीं करता, कार्यकर्ता नाराज होते हैं कि उनकी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने बड़ी मेहनत की लेकिन गठबंधन की वजह से उनको समझौता करना पड़ा। तो क्या गारंटी है कि आपका वोटर बीजेपी के लिए ट्रांसफर होगा?
देखिए यतेंद्र, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक समय में जो पार्टियां आमने सामने रही हों, और जैसे हमारी पार्टी क्योंकि उस वक्त सत्ता के विपक्ष में काम कर रही थी, प्रचार कर रही थी, तो हमें सत्ता से नाराजगी का भी वोट उस वक्त मिला था जी। लेकिन ऐसी कोई गुंजाइश या ऐसी कोई इस बार कोई कसर ना रहे, उसके लिए ही जेजेपी ने शुरू से ही अपना समर्थन, ये जैसे ये तय हो गया था कि कमल के निशान पर और बीजेपी का उम्मीदवार आएगा, तभी घोषित कर दिया था और हमारे कार्यकर्ता भी वहाँ पर तभी से लगे हुए हैं। आज ही जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उन्होंने गोहाना की मान धर्मशाला में एक बड़ी बैठक की है, वहाँ पर अपने सारे कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी है और वहाँ पर उस बैठक में बीजेपी के नेता भी मौजूद थे। सभी ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के रूप में या एक तालमेल किस तरीके से अगले 15 दिनों तक रखना है, जो कि बड़ौदा विधानसभा के लिए काम करे, एक एक गाँव में वहाँ पर लोगों को बात पहुंचाई जाए गठबंधन सरकार की, उसके लिए तय कर लिया है एक उसका फॉर्मूला। डॉक्टर केसी बांगड़, भूपेंद्र मलिक जो हमारी पार्टी के वहाँ वरिष्ठ नेता हैं और किसी रूप में लोग उनको उम्मीदवार भी कह रहे थे, वो दोनों वहाँ आज के दिन मौजूद थे और दोनों ने ही ये कहा है कि पूरी तरीके से योगेश्वर दत्त ही गठबंधन का चेहरा है और उन्हीं के लिए एक एक आदमी वोट मांगेगा। अजय सिंह चौटाला जी ने तो इतनी बड़ी बात कही है कि जेजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो योगेश्वर दत्त को नहीं बल्कि अजय सिंह चौटाला को वहाँ कैंडिडेट माने और उनके लिए वोट मांगे। तो मुझे लगता नहीं कि कोई कसर रहेगी दोनों दलों के जो कार्यकर्ता नेता हैं वोट मांगने में। और जैसा कि आपने शुरुआत में दिखा रहे थे कि आंकड़े पूरी तरीके से गठबंधन सरकार के और उम्मीदवार के पक्ष में हैं, दोनों का जोड़ काफ़ी आगे है, लगभग 27,000 का जो अंतर है पिछले जो 10 महीने पहले जो चुनाव हुआ था। तो मुझे लगता है कि उसको कुछ बढ़ा सकते हैं या फिर क्योंकि सरकार की एक नीतियाँ दोबारा से लोगों के बीच में हैं, काम भी हुए हैं और बहुत तेज़ी से बड़ौदा ऐसी सीट है जहाँ पिछले, मैं खुद ये जानकर हैरान था कि पिछले 15-20 सालों में कोई बड़ा काम हुआ ही नहीं वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी और 2 सरकारी कॉलेज और बड़े बड़े संस्थान और साथ में 2 ऐसे नेशनल हाईवे जो कि दक्षिण भारत तक पहुंचते हैं, वो उसको छूते हुए वहां से निकलने वाले हैं। ये पिछले 1 साल के डेवलपमेंट है। दीप कमल जी, आप कह रहे हैं पिछले 15-20 सालों में काम नहीं हुआ, उन पिछले 15-20 सालों में पिछले 5 साल भी आते हैं और उसी 5 साल के खिलाफ आप लोगों ने पहले काम भी किया। आपने भी कहा कि सरकार के विरोध में वो वोट मिला था, तो क्या गारंटी कि इस बार सरकार के पक्ष में वो वोट मिल जाएगा? क्या इतनी जल्दी वोटर चेंज हो जाएगा? नहीं, मैंने ये कहा कि हमारा कुछ वोटर जो था वो जरूर ऐसा था जो सरकार के खिलाफ हमारे साथ था। बाकी तो जेजेपी के कार्यकर्ता और जो जननायक जनता पार्टी में विश्वास रखते हैं वो लोग थे, वो तो आज भी दुष्यंत चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ हैं। वो तो आज भी उनके कहने पर जो पार्टी तय करेगी, जिस उम्मीदवार के समर्थन में खड़ी हो रही है उसको वोट डालेंगे। लेकिन आपके तो एक विधायक हैं जो हमारे साथ, जिन्होंने चेयरमैन का मामला जो मिला था उनको खिलाफ ठुकरा दिया, आप ही की पार्टी के विधायक हैं। नहीं, वो जोगीराम सिहाग बरवाला से हैं, वो दूसरे जिले में पढ़ते हैं, लेकिन उनका जो मुख्य मुद्दा है तो वो व्यक्तिगत रूप से और जो वहां के उनके कार्यकर्ता या उनके जो लोग हैं उनकी एक नाराजगी 3 जो कृषि कानून है उनको लेकर है। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि पूरी तरीके से सरकार अच्छा काम कर रही है, मेरे इलाके में विकास के काम हो रहे हैं, ग्रांट आ रही है पूरी तरीके से। मैं ठीक है दीप कमल जी, मैं आपके साथ आऊंगा। बाल मुकुंद जी भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। बाल मुकुंद जी, आपका इस बड़ी बहस में स्वागत है। बाल मुकुंद जी, दीप कमल जी हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो फैक्टर है, जो अगर पिछले वोटों का देखें, आकलन करें, दोनों को जोड़ें तो बड़ी भारी जीत बीजेपी कैंडिडेट की वहां पर होती हुई दिखाई दे रही है, ये दावा वो कर रहे हैं। यतेंद्र जी, अगर जमानत जब्त ना हो जाए बीजेपी के कैंडिडेट की जी, तो आप ये मानना हम उस जीत को जीत नहीं मानेंगे जी। वहां का जो वातावरण तैयार हो रहा है आज की डेट में, जैसे आपने कपूर निर्वाल जी का जिक्र किया जी, लोगों में एक जोश है, वो कांग्रेस के पक्ष में भी है और भाजपा के खिलाफ भी है। दोनों चीजें, एक चीज होती है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम टैक्स इफेक्ट नहीं है, सरकार के खिलाफ माहौल इतना गर्म है कि काले झंडे इनको दिखाए जाते हैं, गांव में बढ़ने से इनको रोका जाता है। और इस तरीके के वातावरण वहां पर रहा पिछले 5-6 साल में कि मुख्यमंत्री जी आज तक, जब ये उनका स्वर्गवास हो गया विधायक जी का, उनसे पहले तो बड़ौदा हल्के में नहीं गए थे कभी। 90 कॉन्स्टिट्यूंसी हरियाणा में केवल है, उनमें से एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है कि जिसमें 5.5-6 साल से मुख्यमंत्री गए ही नहीं, वो बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये तो बाई चांस वहां चुनाव हो गया, हो सकता है ऐसी और 20-25 कॉन्स्टिट्यूंसियां हो जहां मुख्यमंत्री ने पैर ही नहीं रखा हो अपना, जहां वो एक बार भी नहीं गए हो। और ऐसे में अगर कोई प्रवक्ता आकर के बैठ के ये कह देता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वहां की बाहर क्या बारी है?
3 बार से तो हम जीतते आ ही रहे मुख्य विधानसभा की चुनाव में जी। अब ये कपूर नरवाल जी ने सोच के फैसला किया है कि जो भाईचारा जिस तरीके से होता है, जिस तरीके से सामाजिक ताना बाना होता है, उस ताने बाने में कांग्रेस के साथ जिस तरीके से लोगों का हजूम जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने माना कि भाई मैं अगर निर्दलीय लड़ूंगा, तो उनकी अंतरात्मा ने गवाही दी है कि मुझे आज कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन बाल मुकुंद जी, आप जो नरवाल साहब का जो नामांकन वापस लिया उसको जोर शोर से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उन्हीं, अगर वो जीतने वाले कैंडिडेट होते, अगर उनके साथ जनता का समर्थन होना तो आप लोग टिकट उन्हीं को देते, उनका टिकट काटते क्यों? यानी कि उनके साथ जीतने की उनकी संभावना नहीं थी, उनके साथ लोग नहीं होंगे, तभी तो आप लोगों ने उनको टिकट नहीं दिया ना? नहीं, ये नहीं, विषय ये नहीं होता जितेंद्र जी। आप भी राजनीति को कवर करते हैं और मैं विषय जीतने का नहीं होता क्या चुनावों में चीजें लेके आते हैं जो आपको सरकार से पूछना। मैं आपको बता दो रहा हूं, विषय ये होता है कि हमारे 32 कैंडिडेट थे, 32 कैंडिडेट थे, 32 में से हमें कोई एक चुनना था जी। उसके कई पैमाने होते हैं, उसके अंदर ये भी पैमाना देखा जाता है कि जो ये हमारा कैंडिडेट है बालू, वो जिला परिषद मेंबर रहा है और पुश्तैनी कई पीढ़ियों से वो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, उनके पिताजी भी 1962 से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जी। ये चीज देखी जाती है। जहां तक नरवाल जी का सवाल है, नरवाल जी ने इंडियन नेशनल लोकदल से भी चुनाव लड़ा, वो भी भाजपा में भी थे, तो ये चीजें पार्टी प्लेटफॉर्म पे विचार किया जाता है। अब हम लोग ये चीज मान के नहीं चल सकते कि यानी विश्वास के लायक नहीं है ऐसे कैंडिडेट जो अलग-अलग पार्टी में। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ 30-35 जनता कैसे विश्वास करेगी? ऐसा नहीं कह सकते। उन्होंने एक भाईचारे की परंपरा को कायम किया। देखिए, नहीं यतेंद्र जी, आपको सम्मान करना चाहिए उस कैंडिडेट का जिसने भाईचारा को बढ़ाया। मैं सम्मान कर रहा हूं, मैं तो केवल सवाल आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे नहीं पता आप कहां से ताल्लुकात रहे जी। नहीं, मैंने भी आपको बता दिया ना जी। देखिए, जो 32 कैंडिडेट जी ने टिकट मांगा था ना, वो हमारे आदरणीय हैं, वो हमारी कैंडिडेट के रीढ़ की हड्डी हैं। उन्होंने खून पसीने से पार्टी को सींचा है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम एक को ही दे सकते हैं। ठीक है, ये जो 32 है हमारे साथ ओमकार सिंह जी इनेलो से जुड़ गए और जवाहर यादव जी बीजेपी से जुड़ गए। जवाहर जी, पसीना दिया इन्होंने। कांग्रेस नेता का दावा है कि जो निर्दलीयों ने, खासकर नरवाल साहब ने जो नामांकन वापस लिया और कांग्रेस को समर्थन दिया है, उसका फायदा उनको मिलेगा। और वहीं मुख्यमंत्री के भी ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री इस विधानसभा में कभी गए नहीं। देखिए, इन्होंने कहा कि एक तो प्रत्याशी ने अंतरात्मा से निर्णय लिया, और अंतरात्मा कैसे है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को उनके घर आकर बैठना पड़ा वहां जी, तो फिर उनकी अंतरात्मा जागी क्या? नंबर एक। अब कपूर सिंह नरवाल क्या है, उस पर जा लेते हैं। इनेलो से जेजेपी में टिकट नहीं मिली, भाजपा में अब टिकट नहीं मिल रही थी, तो कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सेटिंग करते हैं लास्ट टाइम तक जी। उसके बाद यहाँ टिकट नहीं मिली तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लिया, नहीं की घोषणा कर दी, नामांकन भर दिया। तो जो व्यक्ति इनेलो से जेजेपी से भाजपा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चरणों में नतमस्तक, और वहां से फिर बिगल बजाया कि मैं पंचायती उम्मीदवार हूं, और पंचायती उम्मीदवार ने पंचायत के मुंह पे कैसा जूता मारा कि उनको ये लगा कि मैं पंचायती उम्मीदवार हूं, परंतु मैंने पंचायत को गिरवी रख दिया, मैंने पंचायत की पगड़ी को धता बता दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चरणों में। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कपूर अग्रवाल की स्टेटमेंट पढ़े तो उन्होंने कहा मैं अपने आप को हुड्डा को समर्पित करता हूं जी। यानी कि पंचायती उम्मीदवार कह रहा है कि मैं तो हुड्डा को अपने आप को समर्पित करता हूं, यानी कि पार्टी को नहीं कर रहे, पंचायत की बेइज्जती कर दी उन्होंने। ये जो मैं कहता हूं। दूसरा, उनको भी एहसास हो गया 2 दिनों में कि उनको कुछ मिलने जाना नहीं है, तो उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए पंचायत की बेइज्जती करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने सरेंडर कर दिया। और जिसमें मेरे मित्र बाल मुकुंद कह रहे हैं कि वहां पर हमारे साझा उम्मीदवार की जमानत जब्त होगी, उसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा इतने परेशान थे कि उनको किसी भी कीमत पर जो हमारे प्रत्याशी की जमानत जब्त करने का दावा कर रहे हैं, उनको किसी भी कीमत पे कपूर नरवाल को ले जाना पड़ा। कौन सी मानसिकता है? ये मानसिकता है बाल मुकुंद जी की, जो इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा ने दोहराई कि बीजेपी के लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। ये कहा जा रहा है लोगों को कि लोकतंत्र में दबंगी दिखाइए, लोकतंत्र में गुंडा तंत्र दिखाइए, कि लोकतंत्र में जो हमारा 14 संविधान का 14 है और उसमें हमारी बोलने का अधिकार है, 14 से आगे जितने भी मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, कि उसको भी बंधक बनाइए। कोई भाजपा का कार्यकर्ता है तो उसको घुसने नहीं दीजिए।
ये वो मानसिकता है जिसने कहीं ना कहीं रोहतक जलाया था। ये वो मानसिकता है जो ये कहना चाहते हैं कि लठ तंत्र लीजिए और इस लोकतंत्र को लठ से चलाना है। भाजपा को कौन वोट देगा नहीं देगा ये उस व्यक्ति का अधिकार है, परंतु ये दीपेंद्र झा ने शुरुआत की और बाल मुकुंद जी आज उस मानसिकता को आगे बढ़ा रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए घातक है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के एक लाइन और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के और जेजेपी के साझा उम्मीदवार का है, आपने खुद दिखाया कि हम दोनों कितने मजबूत हैं। मेरे मित्र दीप कमल सारन ने भी बात की। जवाहर जी, मैंने केवल इतना बताया कि अगर दोनों के वोट मिला दिए जाएं तो आप मजबूत हैं, लेकिन वो दीप कमल जी ने भी माना कि पिछली बार सत्ता विरोधी वोट उनको मिले थे, तो इस बार वो वोट आपको सत्ता के साथ कैसे चले जाएंगे? सवाल इस पर, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आऊंगा जवाहर जी आपके पास। ओंकार जी, पिछली बार 5वें नंबर पर पार्टी आपकी रही और इस बार पहले अगर देखें एक लंबा इतिहास आपकी पार्टी के साथ इस सीट का रहा है, लेकिन अब पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछली बार की परिस्थितियां पूरे हरियाणा को मालूम है क्या, उसके बारे में कोई दो राय नहीं। हम भी उसको मानते हैं कि हमारा वोट बैंक जेजेपी को शिफ्ट हो गया था। उसके पीछे परिस्थितियां ऐसी कि भाई अभय सिंह चौटाला जी को बहुत बदनाम किया गया था झूठे प्रचार के दौरान। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ अपने भाई दीप कमल जी को, जो ये कह रहे हैं कि 32,000 वोट जो इनको मिले हैं वो सारे के सारे इनकी जेब में और सारे के सारे बीजेपी को ट्रांसफर हो जाएंगे। ये जो वोट मिले थे बीजेपी के विरोध में मिले थे। उस टाइम ये बीजेपी को गालियां दे के वोट ले रहे थे। उस टाइम भाई दुष्यंत चौटाला क्या बोल रहे थे और खट्टर का नाम ले रहे थे। मतलब ऐसी ऐसी बातें करके। और सबसे बड़ी बात पिछले 6 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। मैं अपने भाई जवाहर यादव से सिर्फ एक काम पूछूंगा, सिर्फ एक काम, जो आधारभूत संरचना से नालियां सड़कें। ओंकार जी, इंडियन नेशनल लोकदल ने बीजेपी की तारीफ करके वोट मांगे थे क्या? जैसे आपको क्यों नहीं मिले वो वोट? ऐसा दीप कमल जी वही मैं बता रहा हूँ। वो अब जनता को आपको 3,145 कैसे आए थे? यहाँ हमारे 32,000 आ गए, आपको 3,000 वोट। आपने बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे थे क्या? आप बीच में ना बोलिए, मैं नहीं बोला आपके बारे में। अब जनता को पता लग चुका चौधरी ये जेजेपी के कार्यकर्ता हैं, जेजेपी के मतदाता हैं जो दुष्यंत चौटाला जी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ हैं और आज भी उनके साथ हैं। ऐसा है, आप बीच में ना बोलिए, मेरी बात खत्म होने दीजिए, उसके बाद आप बात करिए। आप जनता को पता लग चुका कि चौधरी नहीं, आप बताइए ना, आपने किस कह जो 3,000 वोट आपको आए वो कैसे आए थे? बीजेपी का समर्थन करके या बीजेपी का विरोध करके? जो सत्ता में होता है उसके बारे में बात करके सारी विपक्षी जो पार्टियां हैं उनको वोट मांगने का अधिकार, और वही उनका धर्म है। जो हमारा धर्म उस वक्त था वो हम तब कर रहे थे, जो आज धर्म बनता है वो आज कर रहे हैं। बात रखिए, आप बौखला क्यों रहे हैं? आप अपने समय में रखिए अपनी बात, दूसरे के समय में क्यों इंटरफियर कर रहे हैं? आप शर्म आनी चाहिए आपको। मैं नहीं बौखला रहा हूँ, आप अपनी बातों में तर्क लेकर आइए कोई। आप मेरे को अपनी बात रहे। पिछले जतेंद्र जी, पिछले 6 वर्ष से बीजेपी की सरकार है यहाँ पे हरियाणा में। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, 6 वर्षों में आपको बड़ौदा की याद नहीं आई? आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बड़ौदा का विधायक मैं हूँ। आज ये बड़ी घोषणा 2 कॉलेज बनाएंगे, ये वही घोषणा है जो मोदी जी ने की थी 15 लाख रुपए की। ये कह रहे हैं 1 लाख रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार मोदी साहब ने भी दिए, पिछले 6 वर्षों से दे रहे हैं। और दूसरा मैं एक और बात कहना चाहूंगा, पिछले 10 साल से कांग्रेस का विधायक है, मैं अपने कांग्रेसी भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक काम, जैसे इंडियन नेशनल लोकदल में शुगर मिल लगाई, सब्जी मंडी बनाई, कॉलेज बनाया, चौपाल बनाई, ऐसा कोई एक काम जिससे आधारभूत संरचना में परिवर्तन हुआ हो, जिससे रोजगार में वृद्धि हुई हो, ठीक है, एक काम मेरे को बताने की कोशिश जरूर। ठीक है, मैं आपके इन सवालों का जवाब जरूर लूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मलकानिया साहब भी जुड़े हुए हैं। मलकानिया साहब, क्या लग रहा है इस बार? ये जो कह रहे हैं, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। मलकानिया साहब, क्या लग रहा है बड़ौदा में? सभी अपनी पार्टियों के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन कौन किसकी नैया पार करेगा? इसमें कोई संदेह नहीं, जो चुनाव में उतरता है वो कहता ये है कि मैं चुनाव जीतूं जी, परंतु ये चुनाव जो है महत्वपूर्ण है। भले ही इस सीट से जीतने को ना सरकार पर कोई असर पड़ेगा ना विपक्ष पर पड़ेगा, परंतु इसमें हुड्डा की प्रतिष्ठा भी दाव पर है और मनोहर लाल जी की प्रतिष्ठा दाव पर है और चौटाला की प्रतिष्ठा भी दाव पर है, और अब चौटाला जी भी अपना जोर लगाएंगे, उनकी प्रतिष्ठा भी दाव पर लगी हुई है। परंतु ये जो गठबंधन है भाजपा और जेजेपी का, ये मिलाकर अगर वोट देखें तो ये काफी ज्यादा वोट चल जाते हैं, 15-20-25 हजार मिलकर बन जाते हैं।
परंतु क्या जेजेपी के जो वोट हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे बीजेपी को, ये प्रश्न है। क्योंकि पिछली बार लोगों ने मत दिया था तो बीजेपी के बरखलाफ जेजेपी को दिया था, और इन लोग जो है और जेजेपी जो है वो दो फाड़ हो चुकी थी। इसलिए ये भी कह सकते हैं कि जेजेपी और इन लोगों का एक वोट था, परंतु ये जो वोट है वो जो वोट मिला था वो इन लोगों को नहीं मिला, वो दोनों सारी पार्टियों को मिला। परंतु जेजेपी जो है उसका नेता था वो मुख्यमंत्री का दावेदार भी था, तो उसको भी वोट मिले। उसने सत्य सरकार की ये बताया कितनी सरकार की नाकामियां हैं। अब जो इसमें चुनाव हो रहा है इसमें हुड्डा की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी और मनोहर लाल जी की भी है, सरकार की प्रतिष्ठा। सरकार अपना काम गिनाएगी और विपक्ष जो है वो कृषि बिल लेकर उसकी खामियां गिनाएगा, सरकार की विफलताएं गिनाएगा, और कहां तक सक्सेस होता है यह देखना होगा। जैसे नरवाल जी ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया और उसके वोट जो क्या कांग्रेस को ट्रांसफर होंगे ये भी देखने की बात है। मतदाता जो है वो बहुत मलकानिया जी मुझे बताइए, जो डॉक्टर नरवाल ने अपना नामांकन वापस लिया है, कांग्रेस को जो समर्थन दिया है, क्या उसका कुछ फायदा मिलेगा कांग्रेस को? एक निर्दलीय प्रत्याशी का कितना असर रहता होगा? थोड़ा बहुत फायदा तो मिलेगा ही। जो वोट उसने आजाद उम्मीदवार के तौर पर ले रहे थे वो अब कांग्रेस को कुछ तो ट्रांसफर होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि सारे वोट वो ट्रांसफर कर जाएं, परंतु कितने वोट उन्होंने लेने थे आजाद उम्मीदवार के तौर पर, वो वोट कुछ ट्रांसफर कांग्रेस को होंगी। थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है। ये सीट जो है परमागत कांग्रेस की रही है, हुड्डा का इस पे दबदबा है, परंतु उस दबदबे को कितना कायम रख सकते हैं ये देखना बाकी है। क्योंकि लेकिन अगर जेजेपी का वोट पूरी तरह से ट्रांसफर हो गया तो इसमें प्रदेश में जो है जेजेपी और भाजपा की गठबंधन सरकार है और इसलिए मतदाता सोचकर मतदान करेगा। जी जी दीप कमल जी, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए यतेंद्र, कई बातें, एक तो जैसे ये एक भ्रम है लोगों में कि ये कांग्रेस का या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। 1977 से लेके 2005 तक, या यूं कहें कि 2009 के चुनाव से पहले तक कभी भी यहाँ कांग्रेस को लोगों ने जितवाया नहीं है, कभी एक बार भी नहीं जितवाया, 32 साल तक लगातार। और 2009 में मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सिटिंग चीफ मिनिस्टर होते हुए यहाँ पर पहली बार जीते थे। और अगला जो 2014 का चुनाव था उस वक्त भी वो मुख्यमंत्री थे। इसके बाद जब आप पिछली बार जीते थे तो मुख्यमंत्री के चेहरे थे, उसको लोगों को बहकाकर या किसी भी तरीके से इमोशनली वो वोट ले लेते हैं। लेकिन पिछले 2 चुनाव 5-5 हजार से जीते हैं मुश्किल से, तो उनका गढ़ कहना ये बहुत ही ज्यादा अतिशयोक्ति है। दूसरी बात, एक बीच में बाल मुकुंद जी शुरू में कह रहे थे कि यहां पर 6 साल में एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं आए या कोई बीजेपी वाला नहीं आया। जवाहर यादव जी अच्छे से बता देंगे उनको कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर विकास रैली पिछली सरकार ने की थी और कोई भी विधानसभा क्षेत्र छूटा हो यह संभव नहीं है। आखिरी रैली आपके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के यहाँ सांपला में हुई थी, ये मुझे ध्यान है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा तीसरी बात, इनेलो वाले जो लोग बीच में कह रहे हैं, मैं यतेंद्र एक बात बीच में जोड़ना चाहता हूं कि 3145 इनके वोट आए थे, 3286 कुछ वोट जो है वो बीएसपी के आए थे, इनसे करीब 150 वोट ज्यादा बीएसपी के आए थे। तो आज यहाँ डिबेट में बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर लेना बहुत आसान है, लेकिन बड़ौदा का जो मतदाता है वो ये देख रहा है, वो पहले भी देख चुका है। जब एक ही वक्त में अलग अलग लोग, कांग्रेस भी बीजेपी के खिलाफ बात कर रही थी, जेजेपी भी कर रही थी, इनेलो भी कर रही थी, उसमें से एक पार्टी को 42,000 दे दिए, एक को 32,000 दे दिए, और ये इनेलो 3,000 पे बैठ के यहाँ पे वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस का एक बीच में जिक्र था कि जमानत जब्त की बात है, मेरे ख्याल से रणदीप सिंह सुरजेवाला से बड़े नेता नहीं है जो अब वहां पर इंदुराज नरवाल आए हैं। और रणदीप सिंह सुरजेवाला जब जींद आए थे उपचुनाव लड़ने, 900 वोटों से उनकी जमानत बची थी, 12,000 वोट आए थे कुल मिलाकर उनके। यानी कि चुनाव में जब लोग सरकार की तरफ देखते हैं, मुख्यमंत्री का काम देखते हैं, सरकार की नीतियां देखते हैं, तो बड़े बड़े चेहरों को ऐसे ही पस्त करते हैं। अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला से बड़े नेता हों इंदुराज नरवाल तो ठीक है, हम मान लें कि मुकाबला है, अदरवाइज कोई मुकाबला है नहीं वहां पे। ठीक है जी जी बाल मुकुंद जी। जी यतेंद्र जी, एक तो मैं निवेदन करूंगा, दीप कमल जी हमारे साथी हैं और इन्होंने खुद एक ये लेखक भी हैं, किताब लिखी इन्होंने दिल बदल हरियाणा जी, और मैं भी पत्राचार का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने भी एमएमसी की हुई है।
तो ये शब्दों का ध्यान रखें। जैसे इन लोक दल के हमारे साथी को कहा कि इनको तो डिबेट में नहीं आना चाहिए, 3000 वोट आए हैं। ये प्रजातंत्र में विषय नहीं है, किसी का एक भी वोट आया है डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में उसको अधिकार है वो डिबेट में आने का, बल्कि उसको ज्यादा समय देना चाहिए। उनके कहने का मतलब है कि डिबेट में कम और जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में ज्यादा समय दें। मैं बताता हूँ, अब आप मेरी बात अभी कहानी हमारे से जैसे साथी प्रवक्ता ने लोकदल ने सवाल पूछा चाहिए, बहुजन समाज पार्टी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, वो ज्यादा मजबूत पार्टी है इनेलो से। नहीं ये तो वक्त बताएगा। देखिए अब मेरा, लेकिन ओंकार जी पिछले समय में तो बीएसपी को ज्यादा मिला था, वक्त ने बता दिया था कि इनेलो से ज्यादा बीएसपी को समर्थन मिला। उस वक्त की पोजीशन हरियाणा को मालूम है कि क्या पोजीशन हुई थी जी। अब मेरा समय शुरू हो गया देवेंद्र जी, बोलिए। इस तरीके से साथी ने समय मेरे से कुछ काम पूछे थे, मैं इनको 2-3 चीजें बता देता हूँ। जींद से सोनीपत तक रेलवे लाइन हमारे शासन में हुई, जिसमें से वाया गुहाना सारा बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी कवर होती है। रेलवे लाइन आज हिंदुस्तान के इनके 6 साल के शासनकाल में गिनी चुनी रेलवे लाइनें बनी हैं जी। एक काम ये हो गया। दूसरा काम, पानीपत से रेवाड़ी नेशनल हाईवे निकला था, जो पूरा का पूरा बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकला था। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत का सबसे पहला और बड़ा महिला विश्वविद्यालय है, वो खानपुर कला गांव में और खानपुर खुर्द में। खानपुर खुर्द जो गांव है आधा इसका बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है। वहीं एक मेडिकल यूनिवर्सिटी हमने स्थापित की है खानपुर कला और खानपुर खुर्द में, जो में एक गांव बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है जी। और हमने गुहाना, क्योंकि सब डिवीजन गुहाना पड़ती है इसकी, बड़ौदा पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, वहां पर महिला कॉलेज बनाया अलग से। पहले एक कॉलेज था, फिर हमने 2 कॉलेज किए। वहां जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनाया, मिनी सेक्रेटरीट जिसको सचिवालय कहते हैं वो हमने बनवाया। पूरे बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 17 हमने सब स्टेशन बनाए, 33 के सब स्टेशन बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो यानी कि 24 घंटे आपके समय में बिजली आ रही होगी तो बड़ौदा में। सड़कें या पुरानी सड़कों पर काली बिछाया बालमुकुंद जी, उसमें तो फिर 24 घंटे बिजली आ रही होगी। सुनिए, एक बहुत बड़ी बात है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। आप ही की बात पर सवाल कर रहा हूं मैं, तो कहीं बीजेपी वालों की सुन भी नहीं रहा। हाँ जी बोलिए। आपने इतने बिजली घर गिना दिए, सब स्टेशन गिना दिए, तो 24 घंटे बिजली मिल रही थी उस वक्त आपकी सरकार में? इतने में तो मिल जानी चाहिए थी। बिल्कुल मिल रही थी, तभी तो तीसरी बार जीते हैं जी। मैं ये कह रहा हूं, आप एक बात बताइए, 2 बार तो हम विपक्ष में जीत गए एक तरह से। हमने 2014 में जब हम जीते 15 सीटें आई थी, उसके बाद हम सरकार में नहीं है, फिर हम 19 में जीत गए, तो हमने जो 14 तक काम किए उनका परिणाम तो जीते। जब हम 2014 में सरकार हमारी चली गई और हमारे विधायक बन गए, ये श्री कृष्ण उड़ा दी, फिर ये 19 में भी जीत गए। यानी कि जो हमने 10 साल काम किए थे उन्हीं के फलसफा था कि हम जीत के चुनाव। लेकिन हर बार वोट प्रतिशत कम होता चला गया, उसका क्या रीजन रहा? नहीं, वो उसका रीजन ये रहा, वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ, जो वोट टोटल पड़े हैं उसका प्रतिशत निकालो। आप वोट बढ़ जाते हैं, कुछ लोग जैसे निर्दलीय लड़ दिया किसी ने, काम अच्छा होगा तो वोट ज्यादा पड़ने चाहिए, लोग आपके समर्थन में ज्यादा हैं। ठीक है जवाहर जी, सारे काम तो इनकी सरकार में हो गए, तो आपकी सरकारों ने क्या किया? दूसरा कार्यकाल है आपकी सरकार का। ठीक है बालमुकुंद जी, मैं जवाब ले लेता हूं। सारे सवाल सारे काम तो इन्होंने गिना दिए कि जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने किए हैं सारे काम। एक काम तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? एक और मेरा, ठीक है बालमुकुंद जी, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है जवाहर जी। जहां शुरुआती झूठ बोलने से होगी जी, और ये कब कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री कभी बड़ौदा में गए नहीं, जब शुरुआती जिसकी झूठ बोलने की होगी तो जनता तय करती है कि व्यक्ति, मेरे प्रवक्ता मित्र कितनी गंभीरता से अपनी बात रख रहे हैं। विधानसभा में उस समय कमल जी पत्रकार, क्या दी कमल जी एज ए पत्रकार गैलरी में बैठते थे और मैं उस समय साक्षी था। उसमें जिस समय बताया गया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऐसे हैं जिन्होंने सबसे कम समय में 90 की 90 विधानसभा में गए, वहां के दौरों किए, वहां की ग्रांड वगैरह जो एक आर्थिक मदद करनी चाहिए डेवलपमेंट के नाते वो की। ये विधानसभा के पटल पे कहा गया, इसलिए इस पे मैं चर्चा करना नहीं चाहता क्योंकि वो रिकॉर्ड पे चीजें हैं। लेकिन बालमुकुंद जी तो मानने को तैयारी नहीं है।
अरे भाई दूसरा मैं एक और कहता हूँ, मैं तो तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आज ये कहा, अगर ये साबित कर देंगे बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूशन, अरे भाई एक मिनट रुकिए तो सही, बीच में साबित तो लोग करेंगे, मैंने आपने नहीं करना, मैं अपनी बात कह लेता हूँ। आपने इतनी देर बोला, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आया। अभी इन्होंने आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बयान दिखाया कि हमारे पक्ष में या मजबूती देने के लिए आज कपूर नरवाल बैठ गए। तो ये मजबूती तब क्यों नहीं महसूस की गई जब पिछला 2019 का चुनाव था? उस समय अंबाला शहर में और अंबाला कैंट में दोनों में किरण कुमारी शैलजा को अपमानित करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा समर्थित लोग चुनाव लड़ गए जी। उस समय कांग्रेस की चिंता किसने की? सीधे सीधे वो लोग जो डायरेक्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े हुए माने जाते हैं, केवल कुमारी शैलजा को अपमानित करने के लिए ऑफिशियल कैंडिडेट के उस समय कांग्रेस की चिंता क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं थी? उस समय वहां के प्रत्याशी आत्मा जगाने के लिए उन्होंने काम नहीं किया। अब बात आते हैं वापस बड़ौदा विधानसभा पे। देखिए आपने जो आंकड़े दिए हैं, आज हमारे पास जो फैक्ट है, जब हमने जींद में इनके आज की डेट में राहुल गांधी को जो सलाह देते हैं ऐसे रणदीप सुरजेवाला को हराया था, वो हमारा 5वां साल था, यानी कि पहला कार्यकाल खत्म होने वाला था, उसके बीच वो चुनाव आया था। आज हमारा पहला वर्ष खत्म नहीं हुआ, उसके बीच ये उपचुनाव है। तो निश्चित रूप से हरियाणा के लोग जानते हैं कि सत्ता में अपनी डायरेक्ट भागीदार, मैं ये नहीं कह रहा कि जिनकी नहीं है उनका विकास नहीं होता होगा, परंतु वो चाहते हैं कि उनका जो विधायक बैठे वो सत्ता पक्ष के साथ जाके बैठे। ये हरियाणा की आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब 5वें वर्ष में, और खुद दीप कमल जी कहते हैं कि ये रणदीप सुरजेवाला से बड़े व्यक्ति नहीं है राजनीतिक रूप से, तो उनका 5वें वर्ष में यह हासिल हो सकता है। तो निश्चित रूप से ये इस बार भी होगा। और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस समय कांटा निकाल लिया, तो जिस तरह से इन्होंने कुमारी शैलजा को अपमानित किया, रणदीप सुरजेवाला को अपमानित किया, क्या वो अपना कांटा नहीं निकालेंगे? तो निश्चित रूप से नहीं, आप चाहते हो कि वो असर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, यानी सुरजेवाला उस हार का बदला यहाँ पर लेंगे? केवल एक लाइन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की हताशा है जी कि कपूर नरवाल के सामने जिस तरह सरेंडर किया है जाकर, मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा कि उसमें क्या उन्होंने कमिटमेंट की होगी, मैं उसमें कोई पैसे का कोई आरोप नहीं लगा रहा जिसके मेरे पास तथ्य नहीं है, परंतु जिस तरह से बाबू बेटा जाके उस समय कपूर नरवाल के चरणों में नतमस्तक हो गए हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हताशा को दिखाता है। ठीक है ओंकार सिंह जी, ये तो जवाहर जी ने तो साफ साफ कह दिया कि जिसकी सरकार होती है उपचुनाव उसी की झोली में जाता है, और अब तक का रिकॉर्ड बता रहे हैं। मैं यही इनसे पूछना चाहता हूँ, धमकी है जनता को या उनको राय है? ये धमकी ना दीजिए, वहाँ की जनता बहुत जुझारू, निडर और सूझवान है, दोगलेपन से बहुत दूर है वहाँ की जनता। ये हमेशा इनेलो का गढ़ रहा है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, लेकिन पिछले 3 बार से तो इनेलो की हालत खराब कर रखी है इस गढ़ ने। ये किस तरह का गढ़ है कि 5वें नंबर पर रही है इनेलो? जी सुनिए, ये चुनाव देश और प्रदेश की राजनीति में इतिहास स्थापित करेगा। ये चुनाव किसान बनाम सत्ता पक्ष का चुनाव है, लोकतंत्र बनाम तानाशाही का चुनाव है। ऐसा क्या हो गया कोरोना महामारी के दौरान, इन्होंने जब सारी दुनिया के नेता, सारी दुनिया के लोग घरों में बंद थे, तो ये जून में राष्ट्रपति के अध्यादेश लेके कृषि कानून लेके आ गए। ये अगर ये बीजेपी जीतती है तो मैं आपको बता दूं, ये किसान बहुत समझदार है, वो किसी भी कीमत पे कृषि बिलों पे मोहर लगाने वाला नहीं है। ये चुनाव जो है कृषि बिलों और तानाशाही के विरोध में है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर इतनी ही इमरजेंसी थी, राष्ट्रपति के अध्यादेश लेके ये बिल लेके आए। राष्ट्रपति का अध्यादेश आपको पता है कब लाया जाता है? जब संसद सत्र में नहीं हो या देश में आपातकालीन लगाओ। ऐसा संसद सत्र तो था ही नहीं जब अध्यादेश लेकर आए थे, संसद सत्र नहीं था उस दौरान। कुछ नहीं है, संसद सत्र था ही नहीं, सरकारी संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है और हर सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार अध्यादेश हर बार लेकर आती है। कोई इमरजेंसी वाली बात ही नहीं है उसमें। आप ये चिंता न कीजिए, अरे लोकसभा राज्यसभा में डिबेट के बाद विभाजन हुआ है और राज्यसभा में लोग स्पीकर कहते रहे कि आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। ओंकार जी, आप इनको क्यों आप वोट दे रहे हो? इनसे गुहाना के बारे में पूछ लो, गुहाना में क्या करे, एक काम बता दें। ये जो आपको जून में अध्यादेश लेने पड़ गए,
इसके लिए टाइम लिया जा सकता। ओंकार जी भ्रमित न करो, ये तो सरकार कह रही है किसानों के अच्छे के लिए उन्होंने जल्दबाजी की। बीजेपी से पूछो सरकार की वहां तरफ में से क्या आ भी किया गया कई बार पिछले 6 साल में। ऐसा बीजेपी जेजेपी को तो गांव वाले अंदर घुसने से भी मना कर रहे हैं। ये बात कर रहे हो, ये है गुंडागर्दी जो कह रहे हैं आपकी जमानत जब्त होगी। आप ये हुई बात, ये है ग्रीन ब्रिगेड, यही वो गुंडागर्दी जिससे कभी ये लोग हमें ताकि नहीं मारोगे। नजर आ रही आपको। ओंकार जी सत्य वचन कह रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं ओंकार जी। नारायणगढ़ में किसान बाल मुकुंद जी, ओंकार जी और उनके पार्टी के नेता तो आपकी पार्टी के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, तो मालूम सत्य है? आपको ये नजर नहीं आ रहा? देखिए नहीं, हर बात सत्य है, सत्य का नहीं तो हर मामले में नहीं, आपने तो इस तरह से कह दिया आपके फायदे के लिए तो सत्य है, नुकसान में तो सत्य नहीं है। इस तरह से राजनीति थोड़ी चलेगी। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक सवाल करना जवाहर यादव जी से। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा जब आपका नंबर होगा, मैं आपका सवाल भी लूंगा। मैंने आपके पहले भी सवाल लिए, ऐसा नहीं है। मलकानिया साहब, एक एंट्री और इस चुनाव में देखने को मिल रही है बलराज कुंडू के नाम से, कि हुड्डा और बलराज कुंडू और नरमाल, ये पूरा चक्रव्यूह बीजेपी को हराने के लिए हो रहा है। क्या इसका कुछ असर वहां पर देखने को मिलेगा? थोड़ा बहुत असर तो हो सकता है, परंतु मतदाता जो है पहले सत्तारूढ़ पार्टी की ओर देखता है। सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो ही उस क्षेत्र में विकास करेगी। जब आम चुनाव होते हैं तो लोगों के पास खुला विकल्प होता है कि ना जाने किसकी सरकार बनेगी और उस हिसाब पर वोट देते हैं। परंतु जब उपचुनाव होता है तो उस समय ये देखा जाता है कि सरकार किसकी है और उस तरफ मतदाता का झुकाव ज्यादा रहता है। इस चुनाव में दोनों पार्टियों के, बल्कि सभी पार्टियों की परीक्षा है। अगर कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी जीतती है तो विपक्ष आरोप लगाएगा कि इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। अगर कांग्रेस कहीं जीत जाती है तो सत्तारूढ़ पार्टी कहेगी कि इस सीट पर पहले भी कांग्रेस जीती थी, अगर इसने जीत ली तो कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु ये चुनाव जो है सभी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अगर कांग्रेस जीत जाती है तो इसका मतलब ये है कि लोग जो है सरकार से नाराज है। अगर सत्तारूढ़ पार्टी जीत जाती है तो लगता है कि कांग्रेस की नाकामी है, उसका वोट बैंक खिसक गया है और इसलिए लोगों ने सत्तारूढ़ पक्ष के किसान मुद्दा इस पर कितना रहेगा अभी इस चुनाव में? मलकानिया साहब, नेताओं का, कांग्रेस नेताओं के बयान, जैसे शशि थरूर का बयान है, दूसरे बयान है, कई बार ऐसे बयान देते हैं। मलकानिया साहब, किसान बिल जो है और किसान मुद्दा जो है कितना काम करेगा इसमें? जो लोग हैं सत्तारूढ़ पार्टी को भी देखेंगे और विपक्ष को भी देखेंगे, बड़ा सोच समझ कर मतदान करेंगे। मलकानिया साहब, मेरा सवाल यह है कि किसान मुद्दे की बार बार बात की जाती है, जो किसान बिल है उसकी बार बार बात की जाती है, क्या वो यहाँ पर देखने को मिलेगा उसका असर? मेरा ख्याल थोड़ा बहुत असर हो सकता है, पर इतना ज्यादा असर नहीं, क्योंकि सरकार है वो समझाने में लगी है। जो मंडियों में आ रहे हैं अनाज, आ रहा है, वो जीरी आ रहे हैं, उसको खरीदा जा रहा है और कुछ न कुछ तो कोशिश कर रही है सरकार, ताकि लोगों को सेटिस्फाई किया जा सके और उसका असर भी पड़ता है। इस किसान बिल का थोड़ा बहुत असर तो सरकार पर पड़ेगा। ठीक है जी बाल मुकुंद जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो पूछिए। जी, किसान, पिछड़ा, मजदूर, ग्रामीण, वो सवाल ये है, हमने जब हमारा शासन था, पवन बंसल जी रेल मंत्री थे, हमने रेल कोच फैक्ट्री जो बकरे की पूजा कर रहे थे वही मंजूर कराई थी। खेड़ा खेड़ी गांव है बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जी, पवन बंसल जी, हाँ वही ना, नूरन खेड़ा में प्रॉपर बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी की ये भी फैक्ट्री, ये भी आप फैक्चुअली गलत बोल रहे हैं। फैक्ट्री है जो रेल कोच फैक्ट्री थी वो गोहाना विधानसभा क्षेत्र के गांव का हिस्सा थी। आप सुनिए पूरी बात, आप एक गलत इफेक्ट रख रहे हैं बाल मुकुंद जी। यानी बड़ौदा में नहीं थी वो फैक्ट्री। आप तो खानपुर जो मेडिकल कॉलेज है उसको भी बड़ौदा का हिस्सा बता रहे हैं। नहीं, खानपुर तो अलग है। बड़ौदा में, नूरन खेड़ा में, बड़ौदा में, मैं बता रहा हूँ आपको मैं बता रहा हूँ। आप मैं बीच में डिबेट छोड़ दूंगा। वो नूरन खेड़ा गांव है, गुआना का नहीं, बड़ौदा की, बड़ौदा का। आपको नहीं पता, आप बीच में डिस्टर्ब करने की कोशिश करें। मैं ये डिबेट छोड़ दूंगा, डिबेट में नहीं आऊंगा अगर मैं अपनी बात पे खड़ा नहीं रहा। मैं कह रहा हूं नूरन खेड़ा गांव है, सेक्शन 4 या सेक्शन 6 के नोटिस भेजे थे। डिबेट छोड़कर तो आप अपना पक्ष कमजोर करोगे बाल मुकुंद जी। आपकी सरकार ने नोटिस दिए थे सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के। अगर आपको लगता है आप सही है तो मजबूती से अपनी बात रखिए। मैं
जी नूरन के देखिए, इनको बीच में रोकिए, आप इनको बीच में रोकिए, ये अपना जवाब बाद में देंगे, पहले मुझे बात पूरी। ठीक है, आप अपना सवाल जल्दी कीजिए क्योंकि समय कम है। 2006 में हुई थी, 2014 तक उसको कहीं सिरे चढ़ा नहीं पाए जी, अब उसका रोना रो रहे हैं। ये मेरा सवाल 8 साल में आप उसका कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, देखिए समय कम है, दीप कमल जी उनका सवाल हो जाने दीजिए, वो जवाब लूंगा मैं। ठीक है, बीजेपी की अब कह रहे हैं कि उसको लेकर चले गए कहीं। अपने सवाल कम शब्दों में कीजिए। सवाल बीजेपी से है ना कि जेजेपी से। मेरा सवाल जेजेपी वालों सवाल कीजिए बाल मुकुंद जी, समय नहीं है। कॉन्स्टिट्यूंसी में नूरन खेड़ा गांव है, बरोदा कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, बताइए जवाहर जी जल्दी, कम शब्दों में बोलिए। फैक्ट्री हमने मंजूर की थी, वो बरोदा कॉन्स्टिट्यूंसी में थी, वो इन्होंने वो जवाहर यादव जी जवाब दे, इन्होंने कैंसिल करके और इन्होंने रेल कारखाना की मुरम्मत कारखाना लगा दिया बड़ी में। उत्तर दीप कमल जी से चाहे जवाहर यादव दे, उत्तर तो सत्य उत्तर तो एक ही होगा, परंतु जहां तक कृषि बिल की बात है, 2006 में ये कृषि बिल जवाहर यादव खुद पंजाब की कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने पंजाब में लागू किया था जी कैप्टन। और दूसरा, इसके अलावा राहुल गांधी के साथ अजय माकन ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री होते हुए 2013 में इसके पक्ष में बोला था। इसलिए कांग्रेस का दोगलापन हरियाणा के किसान जानते हैं। सरसों इन्होंने कभी खरीदी नहीं, बाजरा कभी इन्होंने खरीदा नहीं है पर, और यहाँ बैठकर अपने आप को कहेंगे कि हम किसान हितैषी है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर 8 साल कुंडली मानकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे रहे, किसानों को 2-2 रुपए के 5-5 रुपए के चेक दिए, उसमें विधानसभा के भी किसान थे, और ये अपने आप को ठीक है। जवाहर जी समय नहीं है मेरे पास, 30 सेकंड में अपनी बात कहिए दीप कमल जी, बहुत कम शब्दों में जी। रेल कोच फैक्ट्री का जवाब ले लिया आपने? देखिए दो बातें हैं यतेंद्र, एक बात तो ये कि एक बात तो ये कि जो रेलवे लाइन का जिक्र बार बार कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पक्षपात का नतीजा का एक उदाहरण है। अपने बेटे की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी रोहतक लोकसभा, वहां से रोहतक झज्जर और रेवाड़ी की रेलवे लाइन और ये वाली रेलवे लाइन एक साथ मंजूर हुई थी। वो अपने बेटे की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाली रेलवे लाइन 2012 में पूरी कर दी, और ये वाली रेलवे लाइन जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार चली गई तब जाके पूरी हुई है। बीजेपी की सरकार आने के बाद ये रेलवे लाइन पूरी हुई है। थोड़ा शर्म कीजिए बाल मुकुंद जी, दीपेंद्र हुड्डा को एज ए सांसद वहां पर इनवाइट किया था, मुझे याद है। ठीक है, ये जनता को पता है कि कौन से काम किसकी सरकार में हुए और क्यों हुए, क्या वो बिना पक्षपात के हुए, जनता तय करेगी। हमारा इस बड़ी बहस में आप सभी लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में हमने जो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बात की, उसमें जनता को ही तय करना है कि किसका इंपैक्ट कितना पड़ेगा, जो वादे जो दावे राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किए जा रहे हैं वो कितने सही हैं, और इसका वो सही का नतीजा जब जनता वोट डालकर देगी 3 नवंबर को, तो वो 10 नवंबर को पता चल जाएगा कि कौन सही था और कौन गलत। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही।